Hello student, welcome to accountancy class. Our next term is interest on loan. तो first of all हम इसका nature decide करेंगे that interest on loan है वो किस nature का होता है, direct और indirect, okay? Is it liability और asset? ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कौन लेता है और कौन पे करता है। ठीक है बेटा, देखो फर्म को अगर किसी पर्सन ने लोन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फर्म ने किसी बैंक से एक लोन लिया हुआ है, तो फर्म उस लोन के बदले में उस बैंक को कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर पे कर रही होगी। ओके, मीन्स ये तो डिसाइड हो गया कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो जस्ट एन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा, क्योंकि लोन जो है वो ना तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आ रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्शन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है। ओके, फाइनेंशियल हेल्प के लिए किया गया है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट मानेंगे हम। और प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक एक्सपेंडिचर है, तो P&L अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 गिवन इन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में 10,000 रुपये का आप लोगों को इंटरेस्ट दिया हुआ है लोन पर। ओके, फर्म के लिए एज एन एक्सपेंडिचर मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। दूसरी चीज, अब सेम जैसे बैंक आप लोगों को इंटरेस्ट देती है तो बार बार बुला के कैश में नहीं देती है, ऐसे ही बैंक भी फर्म भी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो बार बार कैश में नहीं कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है कि वो लोन में ऐड होता चला जाएगा, मतलब जो भी उसने लोन कैरी किया था उस लोन में उसका इंटरेस्ट ऐड करते करते उसे हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो बैलेंस शीट जो होती है उसमें लोन लिखा जाता है लायबिलिटीज में, क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो इस लायबिलिटी में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर देंगे। मीन्स जो लोन आज हमारे लिए 5 लाख रुपए का था उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट और ऐड हो गए हैं, और वो लोन आज हमारे लिए 5,10,000 रुपीज का हो गया है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। आई होप आप लोगों को इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता क्या है। देखिए बेटा, कई बार फर्म जो है वो क्रेडिट पर जब अपने मटेरियल को सेल करती है तो जो डेटर्स होते हैं फर्म के, मीन्स जिन लोगों ने फर्म से उधार में मटेरियल परचेज किया था, उन लोगों पर डाउट होता है फर्म को कि मे बी इनसे हमारा पैसा हमें रिसीव नहीं हो पाएगा। मीन्स वहाँ कुछ डाउटफुल शख्सियत होती हैं कि ये लोग हमारी पेमेंट जो है वो टाइम पर नहीं करेंगे, या हो सकता है हमारा ये पैसा डूब जाए। ठीक है, तो जहाँ फर्म को ऐसी कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ ऐसा उसके पास एजम्पशंस होती हैं कि मे बी ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो फर्म को ऑलरेडी उस लॉस के बारे में एक्सपेक्टेशन है, और उस लॉस को कवर करने के लिए फर्म एक प्रोविजन बना लेती है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोविजंस जो होते हैं वो किसी वेल नोन लॉस को रिकवर करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हैं, मीन्स अगर मान के चले 99% आपको लगता है कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए फर्म ऑलरेडी एक प्रोविजन बना के चलेगी, ताकि इन फ्यूचर जो लॉस होने वाला है उस लॉस के लिए पहले से ही फर्म के पास कुछ फंड अवेलेबल हो। ठीक है, और वो फंड कहाँ से बनेगा? प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेफ रखा जाएगा जिसको उस लॉस को रिकवर करने में यूज किया जाएगा। ओके, मीन्स फर्म अपने लिए एक सॉल्यूशन निकालेगी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उस डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बचा के रख लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर जो लॉस होने वाला है उस लॉस को इजीली रिकवर किया जा सके। ओके, तो ये तो डिसाइड हो गया कि जो डेटर्स हैं वो सेल्स से रिलेटेड हैं और हमारे पास ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, यहाँ जो एक्सपेक्टेड लॉस
सोर्स है वो इनडायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में वो फर्म के प्रॉफिट को कम कर रहे होते हैं, इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 2000 रुपीज। ओके, अब इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे होते हैं एसेट्स में, क्योंकि डेटर्स एज एन एसेट्स होते हैं। तो अब हमें पता है कि हमारे जो डेटर्स है वो 30,000 के हैं, बस उसमें से 2000 रुपीज के ऐसे डेटर्स हैं जो मे बी हमें इन फ्यूचर रिसीव ना हो, मीन्स डाउटफुल हैं। तो उसके लिए फर्म ने ऑलरेडी एक प्रोविजन बनाया है 2000 रुपीज का, मीन्स फर्म श्योर है कि 28,000 रुपीज तो हमें रिसीव होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ जो श्योरिटी है उसको दिखाया गया है, क्योंकि देखो आप लोगों ने जो अकाउंटिंग जो एजम्पशंस पढ़ी थी, कंजम्पशंस पढ़ी थी, तो उनके अकॉर्डिंग फर्म क्या मान के चलती है कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं वो एक्चुअल में उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा है, मीन्स लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलती है कि ऐसा हो सकता है। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको नहीं लिखा जाता, सिर्फ लॉस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये लॉस अभी हुआ नहीं है, बट इन फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम डेटर्स में से इसे माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में जो हमारे डेटर्स होंगे वो जस्ट 28,000 रुपीज को शो करेंगे। ओके, तो ये थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप लोगों के पास प्रोविजंस मेंटेन करना होता था आपको बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। इसमें भी आगे 2 पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आपको इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो वो आप मुझे मैसेज कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।